नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी उपन्यास पर। तो लीजिए 50 शेड्स ऑफ ग्रे का अध्याय 16 लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए सुनते हैं। धीरे धीरे मेरी बाहरी जगत की सुध लौटी। ये सब कितना अनूठा है, मानो मैं हवा में हल्की होकर तैर रही हूँ। मेरे अंग फूल से भी हल्के हो गए हैं। मेरा सिर उसकी छाती पर है और मैं उसकी दिव्य सुगंध में खोई हुई हूँ। ताजी धुली लिनन की कमीज और कोई महंगा बॉडी वॉश, इस ग्रह की सबसे कामोत्तेजक गंध। क्रिश्चियन, मैं हिलना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि अनंत काल तक इसी सुगंध में पड़ी रहूं। मैंने उसकी टी शर्ट पर नाक फिराई। काश हमारे बीच में यह टी शर्ट न होती। मैंने अचानक ही अपना हाथ उसकी छाती पर फैला दिया। आज पहली बार उसे छूने का सुख पाया है। उसका सीना, उफ, कितना मजबूत है। उसने एक हाथ से मेरा हाथ जकड़ लिया, पर इस असर को घटाने के लिए उस हाथ को अपने मुंह तक ले गया और प्यार से चूमने लगा। फिर इस तरह पलटा कि मुझे देख सके। ऐसा मत करो, वह हौले से बोला। कोई तुम्हारे शरीर को स्पर्श करे, तुम्हें बुरा क्यों लगता है? मैं उसकी आंखों को देखते हुए हौले से बोली, क्योंकि एनेस्टेशिया, मैंने जिंदगी के 50 कड़वे रंग देखे हैं। ओह, उसकी ईमानदारी ने तो मुझे हत्थे से उखाड़ दिया। मैंने पलकें झपकाई। मेरा जिंदगी के साथ बड़ा ही कठोर परिचय रहा है। मैं ये बातें विस्तार से बताकर तुम्हारे दिल पर भार नहीं डालना चाहता। बस तुम ऐसा मत करो। उसने मेरे नाक से अपनी नाक टकराई और मुझसे परे हो गया। मेरे हिसाब से तो सारे बेसिक पूरे हो गए हैं। तुम्हें कैसे लगे? वह अपने आप से पूरी तरह प्रसन्न दिख रहा था और ऐसा लगा मानो अपनी चेकलिस्ट में उसने एक और सही का निशान लगाया हो। मैं अब भी जिंदगी के साथ कठोर परिचय वाले वाक्य से जूझ रही हूँ। ये सब तो कुंठित कर देने वाला है। मैं और सब जानने के लिए मर जा रही हूँ, पर वो मुझे कुछ और नहीं बताएगा। मैंने उसकी तरह अपना सिर एक और झुका, मुस्कुराने की भरपूर कोशिश की। अगर तुम 1 मिनट के लिए सोचो, मैं मान लेती हूँ कि तुमने अपना नियंत्रण मुझे सौंप दिया है, पर मेरी जीपीए पर तो ध्यान ही नहीं दिया। वैसे इस भ्रम के लिए मेहरबानी। मिस स्टील, तुम्हारे पास सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा ही नहीं है, और अब तक तुम 6 बार उस चरम सुख को पा चुकी हो जिसमें हर बार तुम्हारे साथ मैं शामिल था। उसने बड़े ही खिलवाड़ के साथ डींग मारी। मैं खिसियाने के साथ साथ लजा गई। ओह, यह तो सारा हिसाब रखता है। क्या तुम्हारे पास मुझे बताने के लिए कुछ है? उसकी आवाज में अचानक ही सख्ती आ गई। मैंने भौं नचाई। हो गया कबाड़ा। मैंने आज सुबह एक सपना देखा। ओह, वो मुझे घूरने लगा। हो गई गड़बड़। क्या मैं मुसीबत में हूँ? मैंने आज नींद में ही उस सुख मैंने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। उसने कुछ नहीं कहा। मैंने कनखियों से देखा तो उसके चेहरे पर हंसी की रेखाएं देखी। अच्छा, क्या नींद में ही? हाँ, उसने सपने से मुझे जगा दिया। बेशक यही हुआ होगा, पर तुम सपने में कर क्या रही थी? तुम्हारे साथ कौन था? कबाड़ा। तुम। मैं क्या कर रहा था? मैंने फिर से आंखों पर हाथ रख लिया और छोटे बच्चे की तरह पल भर को यह मान लिया कि अगर मैं उसे नहीं देख सकती तो वह भी मुझे नहीं देख सकता। एनेस्टेशिया, मैं क्या कर रहा था? मैं दोबारा नहीं पूछूंगा। तुम्हारे हाथ में एक चाबुक था। उसने मेरी बाजू हटाई। सचमुच? हाँ। मैं लाल पड़ गई। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ अब भी तुम्हारे लिए कुछ उम्मीद है, वो हौले से बोला। मेरे पास बहुत सारे हैं, भूरे चमड़े से मढ़ा हुआ। वह हंस दिया। अभी तो नहीं है, पर मैं बेशक ला सकता हूँ। उसने आगे बढ़कर मुझे चूमा और अपने कपड़े उठा लिए। नहीं, वो जा रहा है। घड़ी पर नजर मारी। अभी तो 9:40 हुए थे। मैं भी बिस्तर से उठी और कपड़े पहनकर पलंग पर ही आलती पालती मारकर बैठ गई। मैं उसे जाने नहीं देना चाहती थी। मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारे पीरियड कब से हैं? उसने मेरी सोच में बाधा दी। क्या? मुझे ये सब चीजें इस्तेमाल करने से बड़ी उलझन होती है। उसने इस्तेमाल किया और कॉन्डम परे रखा और जीन्स चढ़ा ली।
वैसे मैंने जवाब नहीं दिया तो मुझे उम्मीद भरी निगाहों से ताकने लगा। अरे ये कैसी व्यक्तिगत बातें भी पूछ लेता है। अगले सप्ताह, मैंने हाथों को घूरते हुए कहा, तुम्हें अपने लिए कोई गर्भ निरोधक साधन चुनना होगा। ये कितना तानाशाह है। मैं उसे खाली नजरों से घूरती रही। वो अपने जूते मोजे पहनते हुए पलंग पर ही बैठ गया। क्या तुम्हारा कोई डॉक्टर है? मैंने गर्दन हिला दी। हम फिर से बड़ी जमीन जायदाद की किस्म मैंने गर्दन हिला दी। हम फिर से बड़ी जमीन जायदाद किस्म की बातों पर आ गए थे। वाह, इसका मूड तो पल में बदलता है। उसने कहा, मैं अपने डॉक्टर को तुम्हारे यहाँ रविवार से पहले भेज दूंगा, या तुम उसे वहीं रविवार को मिल सकती हो, जैसा तुम्हें ठीक लगे। चलो, कोई दबाव नहीं है। वह इनके लिए भी पैसे चुकाएगा। क्या करें, वह इसे अपने फायदे के लिए करने जा रहा है। तुम्हारे यहाँ, इसका मतलब रविवार को हमारे मिलने की गारंटी हो जाएगी। अच्छा, मैं तुम्हें समय बता दूंगा। क्या तुम जा रहे हो? मत जाओ, मेरे साथ रहो प्लीज। हाँ, क्यों? तुम वापस कैसे जाओगे? मैं हौले से बोली, टेलर मुझे ले जाएगा। मैं गाड़ी चला सकती हूँ, मेरे पास बहुत प्यारी नई गाड़ी है। उसने मुझे घूरा और चेहरे पर गर्माहट के भाव आ गए। बहुत अच्छी बात है, पर इस समय तुमने बहुत पी रखी है। क्या तुमने मुझे जानकर ज्यादा पिलाई थी? हाँ। क्यों? क्योंकि तुम हर चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचती और अपने सौतेले पिता की तरह बड़बोली हो। तुम्हारे अंदर एक बूंद शराब जाते ही बड़बड़ाने लगती हो। मैं चाहता था कि तुम दिल खोल कर अपने मन की बात कहो, वरना तुम चुप रहते हो, मैं कुछ न जान पाता। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमेशा मेरे साथ ईमानदार होते हो? मैं कोशिश करता हूँ, और यह तभी कारगर होगा जब हम दोनों एक दूसरे के साथ ईमानदारी बरतेंगे। मैं चाहूंगी कि तुम यहीं रहो और इसे भी इस्तेमाल करो। मैंने दूसरा पैकेट उठाकर दिखाया। वह मुस्कुराया और आंखों में अजीब चमक आ गई। एनास्टेशिया, मैंने आज रात यहाँ बहुत सी सीमाएं लांघ ली हैं। मुझे जाना ही होगा। मैं तुमसे इतवार को मिलूंगा। मैं तुम्हारे लिए नया एग्रीमेंट बनवा कर तैयार रखूंगा, और फिर हम सही मायनों में मौज कर सकते हैं, खेल सकते हैं। खेल? तौबा! मेरा कलेजा उछलकर मुंह को आ गया। मैं तुम्हारे साथ कुछ अनूठा करना चाहता हूँ, पर तब तक नहीं जब तक तुम एग्रीमेंट पर साइन नहीं कर देती। तभी तो मैं जान पाऊंगा कि तुम तैयार हो। ओह, अगर मैं साइन न करूं तो? यह सब कुछ दिन इसी तरह और चल सकता है? हाँ, तुम ऐसा कर सकती हो, पर मेरे लिए भारी पड़ेगा। क्यों? कैसे? मेरे भीतर बैठी लड़की अचानक ही जागी और पूरे ध्यान से सुनने लगी। उसने चिढ़ाया, सब कुछ काफी बदतर हो सकता है। पता है, बम के धमाके, कारों का पीछा, अपहरण वगैरह वगैरह। तुम मुझे अगवा करा लोगे? ओ हाँ, वह हंसा। मेरी मर्जी के बिना बंदी बना लोगे? ओह, ये सब कितना हॉट होगा। हाँ, हमेशा के लिए तुम मेरी बंदी बन जाओगी। ओह, मैं तो गई काम से। उसकी हर अदा दिलकश जान पड़ती है। तो तुम्हारे पास कोई चुनाव नहीं बचता। उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। हाँ, ठीक ही कहा। मैं खुद को आंखें नचाने से नहीं रोक पाई। ओ एनास्टेशिया, क्या तुमने अभी मुझे देखकर फिर से आंखें नचाई? हो गया कबाड़ा। वह पलंग के छोर पर आ बैठा। यहाँ आओ, उसने कोमल स्वर में कहा। मेरा रंग पीला पड़ गया। इसने तो बात का बुरा मान लिया। मैं बिना हिले डुले उसे घूर रही थी। मैंने अभी कहीं भी साइन नहीं किए। मैं हौले से बोली, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं क्या करूँगा। अब मैं अपने शब्दों पर कायम रहने वालों में से हूँ। मैं तुम्हें नितंब पर मारने जा रहा हूँ, और फिर एक बार हम फिर सेक्स करेंगे। देखा, दूसरे पैकेट की जरूरत पड़ ही गई। मैं वहीं बुद्ध बनी खड़ी हूँ। क्या मुझे वहां से भाग जाना चाहिए? क्या हमारे रिश्ते का संतुलन यही है? यहीं और अभी? क्या मैं उसे मनमानी करने दूं, या साफ ना कह दूं, बात खत्म कर दूं? मुझे ये भी पता है कि मेरे इनकार के बाद बात हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मेरे भीतर बैठी लड़की गिड़गिड़ाने लगी। की बात मान ले, हर्ज ही क्या है?
मेरे भीतर बैठी सयानी लड़की को मेरी तरह लकवा मार गया है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, वह बोला। मैं बहुत धीरज वाला इंसान नहीं हूँ। ओह, इसके प्यार के लिए क्या क्या करना होगा। मैं हाँफ रही हूँ, पूरे शरीर में रक्त हिलोरें ले रहा है और टांगों में जैसे जान ही नहीं बची। मैं धीरे से सरक कर उसके पास हो गई। गुड गर्ल, अब खड़ी हो जाओ। ओह, क्या यह ड्रामा बंद नहीं हो सकता? मैं यकीन से नहीं कह सकती कि मैं यह सब सह पाऊंगी। मैं लड़खड़ाई और उसकी फैली हथेली पर कॉन्डोम का पैकेट रख दिया। अचानक उसने मुझे अपनी गोद में पेट के बल लिटा लिया। मेरा पूरा धड़ पलंग पर था। मेरी दोनों टांगें उसकी एक टांग के बीच दबी थी। उसने एक हाथ से मुझे इस तरह पकड़ लिया कि मैं हिल ना सकूं। ओह, ये क्या हो रहा है ना? अपने दोनों हाथ सिर के पास ले जाओ, उसने हुक्म दिया। मैंने पालन किया। तुम्हें पता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने तुम्हें देखकर आंख नचाई थी। वह मुश्किल से गले से आवाज़ फूटी। क्या तुम्हें ये विनम्रता लगती है? नहीं। क्या तुम दोबारा ऐसा करोगी? नहीं। जब भी तुम ऐसा करोगी तो इसी तरह मार खाओगी, समझी? उसने मेरे कपड़े खिसकाए और नंगी चमड़ी पर हथेली से जोर से वार किया। ओह, बड़ी जोर से दर्द हुआ। फिर उसने त्वचा को सहलाया और दोबारा तेज वार किया। उसकी हर चोट पर मेरी सांसें उतनी और तेज होती जा रही थी। मेरे मुंह से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। इसी दौरान मैं जरा सहली तो उसकी धमकी आई। हिलो मत, वरना ज्यादा देर तक मार खाओगी। फिर उसने सहलाने और मारने के बीच एक ताल सी बना ली। मुझे दर्द पर ध्यान केंद्रित करना भी मुश्किल लगता था। वह किसी एक जगह पर मारने की बजाय अलग अलग जगह मार रहा था। ओह, मैं 10वें तमाचे पर कराह उठी। पता नहीं कब अनजाने में ही मैं उसके हाथों की चोट गिनने लगी। मेरी बार बार की कराहों पर जवाब मिला। बेबी, मेरे सिवाय तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए यहाँ कोई नहीं है। उसने कुल 18 बार मारा होगा और फिर वह अपने साथ से मुझे देह सुख की उन्हीं अंधेरी वहशी गलियों में ले गया, जहाँ जाने के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। मेरे साथ साथ उसने भी कुछ गहरी सांसें भरी और बोला, बेबी, मेरी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। हम दोनों कुछ देर वहीं पड़े और मैं अपनी सांसों के काबू में आने का इंतजार करती रही। वह हौले से मेरे बाल सहला रहा है और मैं फिर से उसकी छाती पर हूँ। पर इस बार मुझ में इतनी ताकत नहीं बची थी कि हाथ उठाकर उसे छू सकूं। ओह, शुक्र है जान तो बची। वैसे ये इतना बुरा भी नहीं था। मैं उतनी नाजुक भी नहीं जितनी मैं खुद को समझती थी। क्रिश्चियन अपनी नाक से मेरे बाल रगड़ते हुए बोला, बहुत खूब बेबी। उसकी खुशी में भीगे स्वर ने मुझे वही आराम दिया जो उस दिन हीथमैन होटल के नरम मुलायम तौलिए में लपेट कर आया था। मुझे है खुशी है कि वह खुश है। उसने मेरे कपड़े देखकर कहा, तुम ऐसे कपड़े पहनकर सोती हो? तुम्हें तो सिल्क या साटन में होना चाहिए। खूबसूरत लड़की, मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए ले जाऊंगा। नहीं, मुझे यही पसंद है। उसने फिर से मेरा सिर चूम लिया। देखेंगे, वह बोला। हम कुछ मिनट या पता नहीं कुछ घंटों तक वहीं घूमते रहे, कौन जाने। मुझे जाना होगा, उसने कहा और एक बार फिर से झुककर मेरा माथा चूम लिया। तुम ठीक हो ना? उसका स्वर कोमल था। मैंने उसके सवालों के बारे में सोचा। मेरे नितंब मार से सूज गए हैं और इस एहसास के अलावा कह सकती हूँ कि मार के कारण लाली से दमक भी रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा, इस एहसास को बयां नहीं कर पा रही। मैं ठीक हूँ, मैं हौले से बोली। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती। वह उठा। तुम्हारा बाथरूम कहाँ है? हॉल के बाईं ओर। उसने इस्तेमाल किए हुए कॉन्डोम उठा और उसी ओर चल दिया। मैंने किसी तरह उठकर अपनी स्वेट पैंट पहनी। हल्की सी चुभन महसूस हुई। मैं अपनी प्रतिक्रिया के लिए अचंभे में हूँ। मुझे याद है कि उसने कहा था, ये नहीं याद कि कब कहा था, मैं अच्छी तरह से पिटाई लगाने के बाद बेहतर महसूस करता हूँ। वह ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो सचमुच समझ नहीं पा रही। पर हैरानी की बात यह है कि कुछ कुछ समझ भी आ रहा है। मैं यह भी नहीं कह सकती कि मैंने इस अनुभव का आनंद नहीं लिया। दरअसल अभी इसे कुछ समय के लिए टाला जा सकता था, पर मैंने अपने दोनों हाथों में सिर थाम लिया। दिमाग उलझन में है।
क्रिश्चियन ने कमरे में कदम रखा। मैं उसकी नजरों से नजरें नहीं मिला सकती। मैं अपने हाथों को घूरने लगी। बेबी, मुझे बेबी ऑयल मिला है, लाओ तुम्हारे पीछे मल दूं। क्या? नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी। एनास्टेशिया, उसने चेतावनी दी। मैं अपनी आंखें नचाते नचाते एकदम ही संभल गई। मैं पलंग की ओर मुंह करके खड़ी हो गई। उसने मेरे साथ बैठकर पैंट नीचे की और हल्के साधे हाथों से बेबी ऑयल मलने लगा। मैं मन ही मन सोच रही थी कि किस हिस्से में हाथ छूने से ज्यादा आराम आएगा। मेकअप रिमूवर से लेकर सूजी हुई नितंब को आराम पहुंचाने के लिए किसने सोचा था कि यह तरल पदार्थ इतना काम आएगा। मुझे तुम्हारे शरीर पर अपने हाथ अच्छे लग रहे हैं, उसने हौले से कहा। मुझे भी कहना पड़ा। मुझे भी। हो गया। उसने मेरी पैंट ऊपर खिसका दी। मैंने घड़ी पर नजर मारी। 10:30 हो गए। मैं जा रहा हूँ। मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ। मैं भी उससे नजरें नहीं मिला पा रही। वह मेरा हाथ थामकर बाहर वाले दरवाजे तक ले गया। खुशकिस्मती से केट आज घर पर नहीं है। वह अपने परिवार और ईथन के साथ डिनर ले रही होगी। मुझे खुशी है कि मेरी ये बदतर हालत देखने के लिए वह आसपास नहीं है। क्या तुम्हें टेलर को बुलाना नहीं होगा? मैंने नजरें चुराते हुए कहा। टेलर 9 बजे से यहीं है। मेरी तरफ देखो। उसने गहरी सांस ली। मैंने नजरें मिलानी चाहिए और इस दौरान वह मुझे हैरानी से देखता रहा। तुम रोई नहीं? वो हौले से बोला और मुझे कसकर गले से लगाकर चूमा। वो मेरे होठों के पास आकर फुसफुसाया, रविवार। इन शब्दों में एक वादे के साथ साथ धमकी भी छिपी थी। मैंने उसे उसकी बड़ी काली ऑडी में जाते देखा। वह पीछे नहीं मुड़ा। मैंने दरवाज़ा बंद किया और उस अपार्टमेंट के लिविंग रूम में खड़ी यहाँ वहाँ ताकने लगी, जिसमें मैंने बस अब 2 रातें और बितानी थी। एक ऐसी जगह जहाँ मैं पिछले 4 साल से बड़े मज़े से रहती आई थी, और आज पहली बार, शायद पहली बार, मैंने खुद को यहाँ अकेला और असहज पाया। क्या अब तक मैं इस बात से भी अनजान थी कि मैं कौन हूँ? मैं जानती हूँ कि अंदर ही अंदर बहुत सारे आंसू सैलाब बनकर उमड़ने को तैयार हैं। मैं क्या कर रही हूँ? विडंबना तो यह है कि मैं आराम से बैठकर रो भी नहीं सकती। मुझे संभलना ही होगा। बेशक रात ज़्यादा हो गई, पर मैंने मॉम को फ़ोन करने की सोची। हनी, कैसे हो तुम? ग्रेजुएशन समारोह कैसा रहा? उन्होंने फ़ोन उठाते ही कहा, और उनकी आवाज़ से मेरे दिल को मलहम सा लग गया। सॉरी, आपको देर से फ़ोन किया। वे ठिठकी। है ना? क्या बात है बेटा? वे अब भी गंभीर हो गई थी। कुछ नहीं मॉम, बस आपकी आवाज़ सुनने का मन कर रहा था। वे एक पल के लिए चुप रहीं। है ना? क्या बात है? मुझे बताओ प्लीज़। उनकी आवाज़ बहुत ही तसल्ली और सुकून दे रही है, और मैं जानती हूँ कि वे मेरी कितनी परवाह करती हैं। अचानक ही आंसू बहने लगे। मैं पिछले कुछ दिनों में कई बार रो चुकी हूँ। है ना प्लीज़, उन्होंने एक बार फिर से कहा। ओ मॉम, एक पुरुष मित्र की बात है। उसने क्या किया तेरे साथ? उनके स्वर में नाराज़गी थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि वो हो गया कबाड़ा। मैं उन्हें चिंता में नहीं डालना चाहती। मैं तो बस यही चाहती थी कि इन पलों में किसी अपने का साथ मिल जाता। है ना? तो मुझे चिंता में डाल रही हो। मैंने एक बड़ी सांस ली। मैं उस पर फिदा हूँ, और वह मेरे टाइप का इंसान नहीं है, और पता नहीं हम एक खो भी पाएंगे या नहीं। ओ डार्लिंग, काश मैं वहाँ तुम्हारे साथ होती। सॉरी, मैंने तुम्हारी ग्रेजुएशन भी मिस कर दी। खैर हनी, मर्द थोड़े अलग किस्म के और चालबाज होते हैं। ये बिल्कुल अलग तरह की प्रजाति है। तुम उसे कब से जानती हो? क्रिश्चियन तो सचमुच बिल्कुल ही अलग तरह की प्रजाति है। यह अलग ग्रह का बाशिंदा। ओह, करीब 3 हफ्ते हो गए। हैना डार्लिंग, तुम इतने कम समय में किसी इंसान को कैसे पहचान सकती हो? उसके साथ सहजता से पेश आओ, और जब तक यह तय न कर लो वह तुम्हारे लायक है भी या नहीं, उसे खुद से एक हाथ की दूरी पर रखो। वाओ, माम तो अंतर्यामी है, पर उन्होंने ये बताने में काफ़ी देर कर दी। क्या वह सचमुच मेरे लायक है? ये भी बड़ी दिलचस्प खोज होगी। मैं तो हमेशा से यही सोचती आई हूँ कि क्या मैं उसके लायक हूँ।
हनी, तुम उदास लग रही हो, घर आओ, हमारे पास कुछ दिन के लिए आ जाओ। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। बॉब को भी खुशी होगी, तुम्हें थोड़ी दूरी से उसके बारे में सोचने का मौका मिल जाएगा। तुम्हें ब्रेक चाहिए, काफी कड़ी मेहनत करती आ रही हो। अरे वाह, सुनकर ही कितना अच्छा लग रहा है। मैं जॉर्जिया भाग जाऊं कुछ कॉकटेल के साथ, सन बात का आनंद, मेरी मॉम की हाथ से प्रेता, उनकी स्नेही बाहें। सोमवार को सियाटल में 2 इंटरव्यू हैं। ओ, ये तो अच्छी खबर है। तभी दरवाज़ा खुला और केट ने मुझे देखकर दांत निपोरे। उसने मुझे रोता देखा तो अचानक उसका चेहरा लटक गया। मॉम, मैं चलती हूँ, वहाँ आने के बारे में सोचूंगी। थैंक यू। हनी, प्लीज़ उस इंसान से ज़रा दूरी ही रखना। तुम अभी छोटी हो, जाओ और मज़े करो। हाँ मॉम, लव यू। ओ एना, लव यू टू। हनी, अपना ध्यान रखना। मैंने फ़ोन रखकर केट को देखा जो हैरानी से मुझे ही घूर रही थी। क्या उस बेहूदे दौलतमंद भाड़वे ने फिर से तुम्हें कुछ कहा? नहीं, मतलब हाँ। ऐना, उसे दफा कर दे। जब से तू उससे मिली है तेरी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आ रहे हैं। मैंने तो तुझे आज से पहले इस तरह कभी नहीं देखा। कैथरीन कैवाना के शब्द बिल्कुल साफ तरीके से काले सफेद रंग के साथ अपनी बात कह रहे थे। वे ग्रे के रहस्यमयी, अमूर्त और अनजाने रंगों से मेरी दुनिया को नहीं रंग रहे थे। मेरी दुनिया में स्वागत है। बैठो, जरा बात करते हैं। मैं थोड़ी वाइन लाती हूँ। ओह, तो तुम शैंपेन ले चुकी हो, उसने बोतल को देखकर कहा। मैं उसे देखकर मुस्कुराई। थोड़ा ध्यान से बैठना पड़ा उस जगह पर। क्या तुम ठीक हो? मैंने अपना शरीर को ढीला छोड़कर काउच पर पसरने दिया। उसने मेरे इस तरीके पर हैरानी नहीं जताई, क्योंकि मैं वॉशिंगटन स्टेट के सबसे ज़्यादा बेहुदे और बेतरतीब किस्म के लोगों में से हूँ। कभी सोचा नहीं था कि यह बेहूदगी इस तरह काम आएगी। फिर मैंने अपना ध्यान केट की ओर लगाना चाहा, पर उससे पहले हितमैन की ओर चला गया। अगर तुम मेरी जगह होती तो आज जो हरकत तुमने की है, तुम 1 हफ्ते तक बैठने के लायक न रहती। जब उसने ये कहा था तब मैं उसके होने के सिवा किसी और बात पर ध्यान ही नहीं दे सकी थी। वह तो बार बार चेतावनी दे रहा था। मैं ही इतनी अनाड़ी निकली कि किसी भी नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया। केट रेड वाइन और चाय के धुले कप लेकर लौट आई। ये ले, उसने मेरे हाथ में कप पकड़ा दिया। ये बॉली जितनी स्वादिष्ट नहीं है ना? अगर वो वादा निभाने के मामले में टेढ़ा लग रहा है तो उसे भाड़ में जाने दे। हालांकि मुझे भी वो समझ नहीं आ रहा है कि वो तुझसे चाहता क्या है। वहाँ शामियाने में तुझे बात जैसी नजरों से घूर रहा था। कह सकते हैं कि तुझ पर पूरी तरह से फिदा है, पर हो सकता है कि ऐसा दिखावा ही करता हूँ। फिदा? क्रिश्चियन और मुझ पर? बस दिखावा कर रहा है। हाँ, यही सच होगा। केट, बात उलझी है। तेरी शाम कैसी गई? मैंने पूछा। अब केट इस बारे में और बात नहीं कर सकती, खास तौर पर, और कुछ बताना भी मुश्किल है, इसलिए उसके बारे में एक सवाल पूछा और केट चालू हो गई। बैठकर उसकी गप्पें सुनना कितना अच्छा लग रहा है। गर्मा गर्म खबर यह है कि इथन अपनी छुट्टियों के बाद हमारे साथ रहने आ सकता है। बड़ा मज़ा आएगा, पर मुझे नहीं लगता क्रिश्चियन इस बात के लिए मंजूरी देगा। खैर, जो भी उसे यह बात माननी होगी। मैंने 2 कप वाइन लेने के बाद सोने की सोची। आज का दिन बहुत थकाने वाला रहा था। केट ने मुझे गले से लगा और इथन को फ़ोन लगाने चल दी। मैंने दांत साफ करने के बाद लैंप ऑन किया। वहाँ क्रिश्चियन का ईमेल इंतज़ार कर में था। फ्रॉम क्रिश्चियन ग्रे, सब्जेक्ट तुम, डेट 26 मई 2011 टू एनेस्टेशिया स्टील। डियर मिसेस स्टील, तुम तो सचमुच लाजवाब हो। मैं आज तक तुम जैसी बहादुर, होशियार, सयानी और बुद्धिमान लड़की से नहीं मिला। एक एडविल लो, यह कोई विनती नहीं है, और दोबारा अपनी बीटल मत चला, मुझे पता चल जाएगा। क्रिश्चियन ग्रे, सीईओ, ग्रे एंटरप्राइज होल्डिंग्स इनकॉर्पोरेशन। ओह, मैं अपनी कार दोबारा ना चलाऊं? मैंने अपना जवाब लिखा। फ्रॉम एनेस्टेशिया स्टील, सब्जेक्ट चापलूसी, डेट 26 मई टू क्रिश्चियन ग्रे। डियर मिस्टर ग्रे, चापलूसी आपको कहीं नहीं ले जा सकती, पर आप तो हर जगह मौजूद हैं, इसलिए आपके बारे में कुछ नहीं कह सकते। मुझे अपनी बीटल को चलाकर गैराज तक ले जाना होगा ताकि उसे बेचा जा सके। इस बारे में आपका कोई भी बेतुका हुक्म नहीं मान सकती। एडविल के बजाय रेड वाइन ज़्यादा असर दिखाती है ना?
PS छड़ी से पीटना मेरे लिए एक कठोर सीमा है। मैंने सेंड बटन दबा दिया। फ्रॉम क्रिश्चियन ग्रे। सब्जेक्ट कुंठित युवती जिसे अपनी प्रशंसा सुनना भी नहीं आता। डेट 26 मई टू एनास्टेशिया स्टील। डियर मिसेस स्टील, मैं कोई चापलूसी नहीं कर रहा। तुम्हें अब सोने जाना चाहिए। मैं कठोर सीमाओं में तुम्हारी इस सीमा को भी शामिल करता हूँ। ज़्यादा शराब मत पीना। टेलर तुम्हारी गाड़ी बेचकर उसके अच्छे पैसे दिलवा देगा। क्रिश्चियन ग्रे CEO ग्रे एंटरप्राइजेज होल्डिंग इन कॉर्पोरेशन। फॉर्म एनास्टेशिया स्टील। सब्जेक्ट टेलर। टेलर क्या वह इस काम के लिए सही इंसान है? डेट 26 मई 2011 टू क्रिश्चियन ग्रे। डियर सर, मैं हैरान हूँ कि आप अपने दाएं हाथ कहलाने वाले टेलर को बीटल चलाने जैसे खतरे के लिए भेज रहे हैं और किसी ऐसी युवती को यह खतरा मोल नहीं लेने देंगे जिसके साथ आप शारीरिक संबंध बनाते हैं। मैं कैसे यकीन कर सकती हूँ टेलर मुझे इस कार के लिए अच्छे पैसे दिलवा देगा? वैसे आपको जानने से पहले मैं भी अच्छे मोल भाव करने वालों में जानी जाती थी, एना। फ्रॉम क्रिश्चियन ग्रे। सब्जेक्ट सावधान। डेट 26 मई टू एनास्टेशिया स्टील। डियर मिसेस स्टील, मैं समझ सकता हूँ कि तुम नहीं रेड वाइन बोल रही हो। तुम्हारा दिन काफ़ी थकाने वाला रहा है। हालांकि मन तो यही कह रहा है कि वहाँ आओ, कुछ ऐसा करूँ कि तुम एक शाम की बजाय पूरे सप्ताह तक बैठने लायक ना रहो। टेलर पहले आर्मी में था और मोटरसाइकिल से लेकर शर्मन टैंक तक कोई भी वाहन चला सकता है। तुम्हारी कार से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कृपया अपने आप को एक ऐसी युवती के रूप में प्रस्तुत मत करना जिसके साथ मैं केवल शारीरिक संबंध बनाना ही पसंद करता हूँ, क्योंकि इससे मुझे बड़ा गुस्सा आता है और जब मुझे गुस्सा आएगा तो सचमुच तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कर पाओगी। क्रिश्चियन ग्रे CEO ग्रे एंटरप्राइज होल्डिंग इन कॉर्पोरेशन। फ्रॉम एनास्टेशिया स्टील। सब्जेक्ट टेलर, आप समझ जाएं। डेट 26 मई टू क्रिश्चियन ग्रे। डियर सर, मैं यकीन से नहीं कह सकती कि मैं आपको पसंद भी करती हूँ या नहीं, खास तौर पर इन पलों में, है ना। फ्रॉम क्रिश्चियन ग्रे। सब्जेक्ट, आप समझ जाएं। डेट 27 मई टू एनास्टेशिया स्टील। तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करती? क्रिश्चियन ग्रे CEO ग्रे एंटरप्राइजेज होल्डिंग इन कॉर्पोरेशन। फ्रॉम एनास्टेशिया स्टील। सब्जेक्ट टेलर, आप समझ जाएं। डेट 26 मई टू क्रिश्चियन ग्रे। क्योंकि तुम कभी मेरे पास नहीं ठहरते, है ना। बहुत हो गया, अब जरा वह भी इस बारे में सोचेगा। मैंने एक झटके से लैपटॉप बंद कर दिया और पलंग पर जाने का मन ही नहीं हुआ। मैंने साइड की बत्ती बंद की और छत को घूरने लगी। एक पूरा दिन बीत गया था, एक के बाद एक कितने भावनात्मक झटके। रे के साथ समय बिताकर कितना अच्छा लगा। वे अच्छे दिख रहे थे और हैरानी की बात है कि उन्होंने क्रिश्चियन के लिए मंजूरी भी दे दी। केट और उसका बड़बोलापन, क्रिश्चियन का भूखे होने के बारे में सुनना, ये सब क्या है? और ऊपर से वह कार। मैंने अभी तक केट को भी नई गाड़ी के बारे में नहीं बताया। क्रिश्चियन क्या सोच रहा था? और आज शाम सच में वो मुझ पर हाथ उठाया? मुझ पर पूरी जिंदगी में किसी ने हाथ नहीं उठाया। मैं किन चक्करों में पड़ गई हूँ? केट के आने से थमे हुए आंसू फिर से बहने लगे। मैं किसी ऐसे इंसान को चाहने लगी जो भावनात्मक रूप से बिल्कुल ही निराला है। अंदर ही अंदर मैं जानती थी कि उससे दिल लगाकर मुझे दर्द के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। एक ऐसा इंसान जो खुद ही स्वेच्छा से शरीर से जुड़े नातों में उलझा है। वैसा क्यों है? बचपन में उसने ऐसा क्या कुछ नहीं झेला होगा? इस सोच ने तो मन को और भी दुखी कर दिया। शायद अगर वह एक आम इंसान होता तो उसने तुझे पसंद न किया होता। मेरे भीतर बैठी लड़की ने भी सताने में कसर नहीं छोड़ी। दिल ही दिल में मैं भी जानती थी कि यह बात झूठ नहीं थी। मैंने तकिए में मुंह छिपाया। शायद जिंदगी में पहली बार तकिए में मुंह छिपाकर फूट फूट कर रोने लगी। अचानक ही केट की आवाज से ध्यान भंग हुआ और मैं अपने गहरे अंधेरे सायों से बाहर आ गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खैर, तुम नहीं आ सकते। तुमने उसे या क्या तुमने उसे कहा क्या है? जब जब से तुमसे मिली हमेशा रोती रहती है। तुम यहाँ नहीं आ सकते। क्रिश्चियन अचानक ही कमरे में आ गया और लाइट जला दी। मैं अपने बिस्तर में उकड़ू हो गई। ओह गॉड, है ना। उसने एक ही झटके में दोबारा बत्ती बुझा दी और मेरे पास आ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सुबकियों के बीच पूछा। केट दहलीज पर आकर खड़ी हो गई। क्या तू चाहती है कि मैं इस अहमक को अभी यहाँ से बाहर निकाल दूं? उसने पूछा और अपनी पूरी कड़वाहट को जारी किया। बेशक क्रिश्चियन भी उसके इस रूखे और अशिष्ट व्यवहार से हैरान हुआ। मैंने गर्दन हिलाई तो उसने आंखें नचाई। ओह मिस्टर ग्रे के सामने ऐसा मत कर। अगर ज़रूरत हो तो बस आवाज़ लगा देना।
उसने और भी हौले से कहा, तुम मेरी शिट लिस्ट में सबसे ऊपर हो और तुम पर मेरी पूरी नज़र है। वह फुफकारी। उसने पलकें झपकाई और गेट दरवाज़ा भड़बड़ाते हुए लौट गई। क्रिश्चियन मुझे हैरानी से देख रहा है और चेहरा राख जैसा हो गया है। उसने अपनी बारीक धारियों वाली जैकेट पहन रखी है और उसने अपनी जेब से एक रुमाल निकाल कर आगे कर दिया। शायद मेरे पास पहले भी उसका एक रुमाल रखा है। क्या चल रहा है? उसने हौले से पूछा। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने उसके सवाल को अनसुना करते हुए कहा। आंसू चमत्कारी रूप से सूख गए थे, पर सूखी सिसकियों से शरीर अब भी कांप रहा था। तुम्हारी देख रेख करना ही मेरे रोल का एक हिस्सा है। तुमने कहा कि तुम मुझे यहाँ चाहती हो, इसलिए मैं आ गया हूँ, और तुम यहाँ इस हाल में बैठी हो। उसने मुझे देखकर हैरानी से पलकें झपकाई। बेशक बेशक इस हाल के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, पर मुझे इसकी वजह नहीं पता। क्या इसलिए कि मैंने तुम्हें चोट पहुँचाई थी? मैंने अपने को ऊपर की ओर उठाया, दर्द से कराह उठी। अब मैं उसकी ओर मुंह करके बैठी थी। क्या तुमने एडविल ली? मैंने गर्दन हिलाई। उसने आंखें सिकोड़ी कमरे से बाहर निकल गया। मैंने उसे केट से बात करते सुना, पर यह समझ नहीं आया कि वे क्या बात करना। वह कुछ ही मिनट में दवाई और पानी के ग्लास के साथ लौट आए। ये लो, उसने पलंग पर बैठते हुए हुक्म दागा। मैंने वही किया जो कहा गया था। मुझसे बात करो, वह हौले से बोला। तुमने तो कहा था कि तुम ठीक हो। अगर मुझे लगता तुम ऐसे पेश आओगे तो मैं तुम्हें छोड़कर कभी न जाता। मैं अपने हाथों को घूरती रही। मैं ऐसा क्या कह सकती थी जो मैंने पहले नहीं कहा था? और मैं और चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ रहे। वो मेरे साथ इसलिए रहे कि उसका भी मन चाहे। अपनी भूमिका निभाने के लिए साथ न दे। मैं नहीं चाहती कि वो मुझे मारे। मुझे इसमें कोई दुख नहीं दिखता। मुझे लगा कि तुम ठीक हो। तुमने कहा भी यही था। मैं घबरा गई। मुझे लगा था कि मैं ठीक हूँ। एनास्टेशिया, तुम मुझसे वही बात करोगी जो मैं सुनना चाहता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह तो मैं तुम्हारी बात का भरोसा कैसे कर सकता हूँ? मैंने उसे कनखियों से देखा। वह खाली खाली निगाहों से मुझे ही घूर रहा था। उसने अपने दोनों हाथ बालों में फिराए। जब मैंने तुम्हें पीटा उसके बाद तुमने क्या महसूस किया? मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं चाहूंगी कि तुम दोबारा ऐसा ना करो। तुमने कब कहा कि तुम्हें ये पसंद नहीं था? तुम्हें ये सब क्यों पसंद है? मैंने उसे घूरा। मेरे सवाल ने उसे हैरत में डाल दिया। तुम सच में जानना चाहती हो? मुझ पर भरोसा करो। मैं तो पूरी तरह से सम्मोहित हो गई हूँ। मैं अपने स्वर को व्यंग से परे नहीं रख सकी। उसने फिर आंखें सिकोड़ी। संभल जाओ, उसने चेतावनी दी। क्या तुम मुझे फिर से मारोगे? मेरा रंग पीला पड़ गया। नहीं, आज रात नहीं। ओह, मैंने और भीतर की लड़की ने चैन की सांस ली। तो मैंने कहा, एनेस्टेशिया, मुझे इस काम से मिलने वाला नियंत्रण बहुत भाता है। मैं चाहता हूँ कि तुम एक खास तरीके से पेश आओ, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हें सजा दूंगा और तुम मेरे तरीके से पेश आना सीख जाओगी। मुझे तुम्हें सजा देने में मज़ा आता है। जब से तुमने मुझे इंटरव्यू में समलैंगिक कहा था, तभी से मैं तुम्हें इस तरह मारना चाहता था। मैं उस सोच से खिसिया गई। ओह, वह सवाल पूछकर तो मैं खुद अपनी ठुकाई लगाना चाह रही थी। इस तमाशे के लिए कैथरीन कैवेना ही दोषी है। अगर उसने इंटरव्यू में जाकर यह सवाल पूछा हो तो आज सोचे हुए नितंबों के साथ वो यहाँ बैठी होती। मुझे ये सोच पसंद नहीं है। ये सब कुछ कितना उलझन से भरा है। तो मैं जो हूँ, तुम मुझे उस रूप में पसंद नहीं करते? उसने फिर से हैरानी से देखा। मुझे लगता है कि तुम जो हो बहुत प्यारी हो, तो तुम मुझे बदलना क्यों चाहते हो? मैं तुम्हें बदलना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम शिष्टता से पेश आओ और उन नियमों पर चलो जो मैंने तुम्हें दिए हैं, और मुझे नीचा मत दिखाओ। बस इतनी सी बात है, वह बोला। पर तुम मुझे सजा देना चाहते हो? हाँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ। मुझे यही तो समझ नहीं आ रहा है। उसने एक आभरी और बालों में हाथ घुमाया। एनेस्टेशिया, मैं ऐसा ही हूँ। मुझे तुम्हें अपने काबू में रखना है। मैं चाहता हूँ तुम एक खास तरीके से पेश आओ, और अगर तुम ऐसा नहीं करती तो मैं फिर से तुम्हें यही सजा देने का आनंद लेना चाहूँगा। ओह, अब बात कुछ बनती दिख रही है। तो तुम मुझे तकलीफ देने के लिए यह सब नहीं कर रहे? उसने थूक निकला। हाँ, जरा सा।
बस यही देखना चाहता हूँ तुम इसे सह सकती हो या नहीं। पर यही बुरा कारण नहीं है, यह हकीकत है कि तुम मेरी, और मैं किसी भी तरीके से तुम पर अपना नियंत्रण रख सकता हूँ। इससे मुझे उत्तेजना मिलती है। एनेस्टेशिया, देखो, मैं बहुत अच्छी तरह से अपनी बात को समझा नहीं पा रहा। दरअसल आज से पहले मुझे कभी ऐसा नहीं करना पड़ा। मैंने कभी गहराई से इन बातों पर विचार भी नहीं किया। मैं हमेशा से अपनी जैसी सोच वाले लोगों के बीच ही रहा हूँ। उसने माफ़ी मांगने के लिहाज में कंधे झटके। और तुमने अभी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। उस मार के बाद तुम्हें कैसा लगा था? मैं उलझन में हूँ। एनेस्टेशिया, तुमने उत्तेजना अनुभव की थी ना? उसने मुझे कौतूहल से देखा। उसका यह सवाल मुझे अपने भीतर छिपी उन गहराइयों तक ले गया जहाँ भी कोई चाह हिलोर ले रही थी। मुझे ऐसे मत देखो, वह बोला। मैंने त्योरी चढ़ाई। ओह, अब मैंने क्या कर दिया? एनेस्टेशिया, इस समय मेरे पास मेरे पैकेट नहीं है और तुम परेशान हो। वैसे तुम्हारी सहेली मुझे जैसा दुष्ट समझती मैं वैसा हूँ नहीं। तो तुमने उलझन महसूस की? मैं उसकी नज़रों तले सिकुड़ सी गई। तुम मेल लिखते समय तो पूरी ईमानदारी दिखाती हो। उनसे मुझे तुम्हारे मन की बातें पता चल जाती हैं। तुम बातचीत में ऐसा क्यों नहीं कर सकती? क्या मुझसे डरती हो? मैंने माँ की रज़ाई पर एक काल्पनिक बिंदु खोज निकाला और वहीं आंखें गड़ा ली। क्रिश्चियन, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही। मेरा और तुम्हारा रिश्ता कुछ ऐसा ही है मानो कोई इकारस उड़ते उड़ते सूरज के बहुत पास आ गया हो। मैं हौले से बोली। उसने सांस छोड़ी। ओ एनेस्टेशिया, तुम बात को गलत तरीके से पेश कर रही हो। तुमने मुझे सम्मोहित कर रखा है, ये तो साफ नहीं दिखता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे भीतर लड़की मुंह खोले हैरानी से सब सुन रही थी, यहाँ तक कि मेरे साथ साथ उसे भी इस बात का यकीन नहीं आ रहा। तुमने अब भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। प्लीज़ मुझे ईमेल लिखना। पर अब तो मैं यहाँ सोना चाहता हूँ। क्या मैं रह सकता हूँ? क्या तुम सचमुच यहीं रुकना चाहते हो? मैं अपनी आवाज़ में बसी उम्मीद को छिपा नहीं पाई। तुम चाहती थी कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊं? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं ईमेल लिखूंगी। उसने खड़े होकर जेब से ब्लैकबेरी, चाबियां, पर्स और पैसे वगैरह निकाले। ओह, मर्दों को भी जेब में कितना सामान लेकर घूमना पड़ता है। उसने घड़ी, जूते, जुराबें, जीन्स और जैकेट उतार कर कुर्सी पर रख दी। वह पलंग के दूसरी ओर आया और लेट गया। लेट जाओ। मैं भी उसे हैरानी से घूरते हुए रजाई में आ गई। वह यहाँ रुक गया। लगता है कि मैं सदमे से सुन्न हो गई हूँ। वह एक कोनी पर सिर झुक टिकाकर मुझे घूरने लगा। अगर रोना चाहते हो तो मेरे सामने रो, मुझे पता होना चाहिए। क्या तुम चाहते हो कि मैं रोऊं? नहीं, बस यह जानना चाहता हूँ तुम क्या महसूस कर रही हो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। लाइट बंद कर दो, हम दोनों को सुबह काम पर भी जाना है। तो अभी तानाशाही गई नहीं मैं उलाना भी नहीं दे सकती। जो भी हो, मेरे साथ बिस्तर में है। मैं समझ नहीं पा रही, शायद मुझे उसके सामने ज्यादा रोना धोना करना चाहिए। मैंने पलंग के साथ वाली लाइट बुझा दी। अपना मुंह दूसरी ओर करके लेटो, वह अंधेरे में हौले से बोला। मैंने यह जानकर आंख नचाई कि वह अंधेरे में देख नहीं सकता, पर वही किया। उसने करने को कहा। उसने अपनी एक बांह से मुझे घेरा, अपनी छाती के पास खींच लिया। सो जाओ बेबी, वह बोला, और मैंने महसूस किया कि वह अपनी नाक को मेरे बालों से सटाकर गहरी सांस ले रहा है। ओह, क्रिश्चियन ग्रे मेरे बिस्तर में मेरे साथ सो रहा है। मैं उसकी बाहों के घेरे में पूरी तरह से आरामदेह और सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। मैं राहत भरी गहरी नींद में खो गई। इसी के साथ 50 शेड्स ऑफ ग्रे का अध्याय 16 समाप्त होता है। मिलते हैं अध्याय 17 के साथ जल्दी ही। तब तक के लिए धन्यवाद।